नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं ये जो आपका 19, 20, 21 तारीख को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो भर्ती की परीक्षाएं हुई उनके पेपर में आने वाले जीके के प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से जुड़े हुए आपके प्रश्नों को लेकर आया। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो आपकी 19 सितंबर को जो सुबह की शिफ्ट में प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जीके में से हिस्ट्री, कल्चर और संविधान के जो प्रश्न थे वो मैंने निकाले यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर ए। प्रश्न नंबर ए, मैंने आगे पीछे किए इनके क्रम, प्रश्न नंबर प्रश्न छाटकर मैंने सबको क्रम दे दिया। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जीके और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, मतलब जीके, हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। प्रश्न क्या था आपका कि निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य पग फेरो, आपको पढ़ाते समय भी बार बार बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, किसकी पग फेरो रचना की थी, पग फेरो की रचना किसने की थी? तो मित्रों ये की थी किसने? मणि मधुकर ने। आपको बताया था मणि मधुकर की दो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो इसकी थी सुधी सपनों के तीर, सुधी सपनों के तीर आपके रजिस्टर में लिखी हुई है, सुधी सपनों के तीर। और एक इसकी महत्वपूर्ण रचना है सफेद मेमना, एक और रचना है इनकी सफेद मेमना। तो राजस्थानी काव्यों में मणि मधुकर का प्रमुख नाम है। पग फेरो नामक इनकी विख्यात रचना है और साथ ही साथ दो रचनाएं और हैं इनकी, इसमें एक तो सुधी सपनों के तीर है और एक कौन से? सफेद मेमना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो आपने अवश्य ही लगाया होगा, मणि मधुकर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर चल रहे हैं हम लोग। यहां पर लिया है मैंने प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 क्या आया था आपकी परीक्षा में? प्रश्न नंबर 2 था आपका भारतीय संविधान, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा है अपनाया कब गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मैं कई बार आपको पढ़ाते समय बोलता हूं कि आप देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताओं के नाम दिए। इन स्वतंत्रताओं को देने के लिए आज एतद द्वारा 26 नवंबर 1949, कौन सी तारीख है? 26 नवंबर 1949 तो आप देखिए भारतीय संविधान को क्या कर लिया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित, क्या कर लिया था? आत्मार्पित कर लिया था, अर्थात क्या कर लिया था? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो ये कौन सी तिथि थी, कौन सी तारीख थी? 26 नवंबर 1949। और आपने ये भी जाना था कि इसी दिन से, संविधान लागू होने से पहले इसी दिन से आपने संविधान के 15 अनुच्छेदों और कुछ प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया था। आपको बताए थे प्रावधान, तो 15 अनुच्छेद थे और कुछ प्रावधान थे, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। तो ये सब कुछ किस दिन? 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा ने भारतीय के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित अर्थात स्वीकार कर लिया था। अब ना इसी कारण आप 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं इस दिन? विधि दिवस। इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? 26 नवंबर 1949। आगे चलते, अगला प्रश्न क्या लिया है देखा आपके पेपर में, क्या आया था? सामान्य भाषा में कहूं तो पेपर बहुत ही ज्यादा हलवा पेपर था, बहुत ही ज्यादा सरल पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट वाला। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तत्वाद्य यंत्र जिनसे तारों से ध्वनि पैदा होती है, जिसमें तार बंधे होते हैं, तो ऐसा वाद्य यंत्र ताशा, आदि अवनद है, रावण हत्ता, ये रहा आपका रावण हत्ता। अब होता है ना रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है, एक तरह से कहा जाए तो ये देसी सारंगी, वायलिन, इस टाइप से नारियल की खोपड़ी होती है, यहाँ लकड़ी पर तार बंधे हुए और उसको इस तरीके से, मतलब उस एक छड़ होती है, एक तरह से वायलिन जैसे बजाते हैं, उस टाइप से इसको बजाया जाता है। तो ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ताशा, तुरई और कंजीरा नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा ये? रावण हत्ता। तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन सा आ रहा है आपका? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न आया था आपका कि राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब ना कि यहाँ पर हम अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें
तो इस प्रश्न का उत्तर आराम से निकल रहा है। अब ये मांगले मेहाजी नहीं थे, पढ़े हमने डिटेल से। मल्लीनाथ जी भी पढ़े आपने राठौड़ वंश में, जोधपुर के राठौड़ वंश में नहीं थे ये भी। और बाबू जी भी आपने पढ़े डिटेल से, ये तीनों नहीं थे। तो हरिदास निरंजनी कौन हो जाएंगे इसका उत्तर? हरिदास निरंजनी। हरिदास सांकला नाम है इनका मूल, और बाद में हरिदास निरंजनी हो गए। तो सही है, आज निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? आपके हरिदास निरंजनी चलाया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? मैं कई बार बोल गया आपसे, भारत की संविधान की प्रस्तावना को एक बार कंठस्थ कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। तो आप देखिएगा इसमें कौन सा शब्द नहीं था? बंधुता है, स्वतंत्रता भी है, संघ नहीं है, गणराज्य भी है, संघ। ये शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस भारत की संविधान की प्रस्तावना, ध्यान देना, आपकी जो सरकारी किताबें आती है उसके पीछे पीछे के पेज पर लिखी होती है। तो इसको आप रोजाना अध्ययन करें। आप लीजिए अचानक प्रश्न प्रकट हो गया, कई बार प्रश्न आया है ऐसा परीक्षा में, तो दोबारा भी फिर वापस ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। संघ शब्द नहीं है यहाँ पर। कौन सा शब्द नहीं है? संघ। आप देखेंगे तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री, नील ब्रह्मांड का पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई? बताइए, आपको कंठस्थ करवाया था, याद करवाया था, कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने अब यह ब्लू पोट्री को पूरे संसार में प्रसिद्ध करवाया था, अंतरराष्ट्रीय ख्याति इसको दिलाई थी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यही कृपाल सिंह शेखावत थे राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, जिन्होंने मूल संविधान की, जो आपने भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर भी कुछ जगह पर चित्रांकन किया था। नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे ये। नंदलाल बोस ने किया है, पेंटिंग की है, सारी पेंटिंग, लेकिन उसमें सहयोग किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। और इन्होंने इस ब्लू पोट्री को पूरे संसार में क्या करवाया? प्रसिद्ध करवाया। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री के सम्मान से नवाजा है। तो ये आपके कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर बताइए कौन थे? दादू दयाल। जिस प्रकार आप जानते हैं कबीरदास जी का जन्म 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो कबीरदास जी को भी उनकी मम्मी ने लोक लाज के डर से मडवाडी, यानी कि बनारस का, काशी का एक तालाब है मडवाडी तालाब, जिसको आप कहते हैं लहर तारा तालाब, के किनारे छोड़ दिया था। तो ऐसे दादू दयाल थे। कबीरदास जी भी निर्गुण संत थे, किसी देव देवता को नहीं मानते, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ऐसे दादू दयाल भी थे, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म भी अहमदाबाद में हुआ था, पर इनके मम्मी पापा ने भी इनको लकड़ी के संदूक में रखकर साबरमती नदी में बहा दिया था। तो वहां से लादू राम जी लेकर आए थे इनको जयपुर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय। याद कीजिए, नरेना नारायणा फुलेरा स्टेशन के पास बेराना की डूंगरी पर दादू दयाल यानी इसकी मुख्य पीठ है, और वहीं पर दादू खोल, वहीं पर दादू की समाधि भी है। तो ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। ध्यान आ रहा है? जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटका में रखकर नृत्य करती है? बताया था छिद्रित मटके को गुड़ला कहते हैं। कौन सा नृत्य है ये? गुड़ला नृत्य। आपको ये भी बताया था कि इस नृत्य को प्रारंभ किसने किया था? तो गुल्ला खां की पुत्री गिंदोली ने इसको प्रारंभ किया था। और आप देखते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर, ये नृत्य कब तक होता है मारवाड़ में? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर तक, गुल्ला महोत्सव के दौरान। कहां पर होता है? तो मारवाड़ में होता है। राव सातल देव की याद में मनाया जाता है गुल्ला महोत्सव। तो उसी समय पर आप महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर उस मटके को सिर पर रख लेती है और घूम घूम कर नृत्य करती है। फिर इस नृत्य के समापन पर उस गुल्ले को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है।
तो ये गुड़लाही छिद्री युक्त मटका जो है वही क्या कहलाता है, गुड़ला कहलाता है। तो इसलिए नृत्य कौन सा है आपका, गुड़ला नृत्य। पढ़ा है हमने डिटेल से इसको। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है। आपको बताऊं मैं आपकी भाषा में टैटू। बताइए टैटू बनाते हैं तो टैटू बनाते समय भी आप क्या करते हैं, सुई जैसे एक औजार लेते हैं, उससे विभिन्न छिद्र करवाकर उसमें रंग भरवा देते हैं ताकि वो परमानेंट फिक्स हो जाए। तो ये क्या है आपका, गोदना। आपकी भाषा में आप इसको बोलते हैं टैटू। देखते ना लोग बात टैटू बनवाते हैं यहाँ हाथों पर, यहाँ पर, वो सब क्या है, गोदना। ये प्राचीन परंपरा है, जनजातीय क्षेत्रों में होती थी, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको आप सभी लोग कराते हैं। तो ये गोदना है, टैटू आप इसको कहते हैं आजकल। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, टैटू कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ज्योग्राफी का प्रश्न चल गया यहाँ पर आप जानते हैं इसको भली भांति, जयसमंद झील कृत्रिम झील है, बनवाई गई राणा जय सिंह। मेवाड़ नरेश थे कौन, राणा जय सिंह ने अब ये जयसमंद नामक स्थान पर, जो अभी वर्तमान सलूम्बर जिले में, पहले उदयपुर जिले में था, आज सलूम्बर में, तो इसका निर्माण करवाया है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपकी जयसमंद झील। इसका अन्य नाम भी आप जानते हैं, ढेबर झील। आपके ज्योग्राफी वाले सर ने बताया होगा, ढेबर झील। और आप देखते हैं इसमें 7 टापू बने हुए, सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा, प्यारी आदि कई सारे टापू है इसके अंदर। आइसलैंड रिसोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये जयसमंद झील है आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर का पंचगौरव के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब ये पंचगौरव के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को पंचगौरव नाम दिया है। तो ये ऐसे स्थल यहाँ पर शामिल किए हैं, जैसे मान लीजिए कोई कृषि या उपज के लिए प्रसिद्ध है, कोई पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, कोई किला बहुत महत्वपूर्ण सा हो गया, या कोई अलग सी विधा हो गई। तो ये पंचगौरव, जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचगौरव कौन सा है, तो ये आमेर दुर्ग है। कौन सा है ये, आमेर दुर्ग का मतलब इसमें जयपुर जिले की, अगर जयपुर जिले से पूछे पंचगौरव में के पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना गया है, तो ये चुना गया किसको, आमेर दुर्ग को। और आपने पढ़ा है कि इसको भारमल ने बनाया था, भारमल, और बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया मान सिंह ने। तो ऐसे हालत में जयपुर जिले का पंचगौरव या पंचगौरव के में प्रतिनिधित्व करने के लिए जयपुर जिले का जो स्थान डाला है वो कौन सा है, तो आमेर दुर्ग। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल, खेतड़ी महल, हवा महल, ध्यान देना, खेतड़ी महल को हवा महल भी कहते हैं। झुंझुनू में जो खेतड़ी महल है उसे क्या बोलते हैं, हवा महल भी कहते हैं। तो इसे हम क्या बोल देंगे, झुंझुनू का हवा महल। ये हो जाएगा आपका झुंझुनू का हवा महल, खेतड़ी महल। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ, बताइए आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है, बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला। ये रहा बेणेश्वर मेला कौन से गांव में भरता है, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। नवा टापरा गांव कहां पड़ता है, डूंगरपुर में भरता है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, बताइए कौन कौन सी, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। मूल रूप से भील जनजाति का मेला है। कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का। पर मैंने आपको बताया था कि अगर संपूर्ण आदिवासियों का भी पूछे तो भी कौन सा हो जाएगा, यही बेणेश्वर मेला। कौन सा वाला, बेणेश्वर। तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। कब भरता है ये मेला, माघ
शुक्ल पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग, उन विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो बताइए, स्थानीय निकाय विभाग है। कौन सा विभाग है ये? स्थानीय विभाग, जिसमें स्थानीय निकाय विभाग, जिसमें पंचायत राज की तीनों संस्थाएं और नगर पालिका नगर निकाय की तीनों संस्थाएं आती है। तो ये कौन सा विभाग होना चाहिए? स्थानीय स्वशासन विभाग। स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा नगर सभी नगर पालिकाओं में निगरानी और उनमें समन्वय बिठाने का कार्य आपका स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार करता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार है? तो यह है नानूराम। यह कौन आपके? नानूराम। शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार कौन है? तो नानूराम। ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 16, मार्च 1949 में बृहत्तर यानी ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? बताइए। 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस के दिन आपने 4 बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया था राजस्थान में, और ये कौन कौन सी थी? JQB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठिकाना भी जोड़ा था इस दिन, लावा ठिकाना। तो ये जुड़ा, तो आपका क्या बना था? बृहद राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था। कब? 30 मार्च 1949 को। तो इस समय क्या जोड़ा था? JQB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना। और इस दिन बना था आपका राजस्थान, बृहद राजस्थान संघ, बृहत्तर राजस्थान संघ, ग्रेटर राजस्थान संघ, बड़ा राजस्थान संघ। तो इनको जोड़ने के बाद बना था बड़ा राजस्थान संघ। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? सरल सा प्रश्न है, बताइए कौन थे ये? आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट। आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट। अभी मानसिंह जो भगवान दास के पुत्र थे और इनके दादाजी का नाम था बारमल। तो बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 6 जनवरी 1562 को सांबर में। तो उसी समय वो अपने पुत्र भगवान दास को भी ले गए थे और मानसिंह को भी ले गए थे। तो इस समय पर मानसिंह जो था, इसने ही क्या किया था? अकबर की ओर से राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई की थी, यानी और अकबर की जो सेना थी उसका प्रतिनिधित्व किया था राजा मानसिंह फर्स्ट। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आती है? सूचियां पढ़ी थी हमने, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां बताई थी आपको। कौन सी अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची का हिस्सा है? संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन सबको किस सूची में डाला गया है? तो 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं, 12 अनुसूचियां हैं कुल, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची यूनियन लिस्ट से संबंधित विषय डाले गए। कौन सी अनुसूची है ये? 7वीं अनुसूची है। प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? बताइए कौन सा था? 14 विधि या कानून के समक्ष समानता, 15 भेदभाव का निषेध, जन्म, जन्म स्थान, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15 में। इसमें किया गया है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 21 है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत राज का गठन, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 3 क्या है? तो ये राज्य और संघ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति की अनुमति से आप किसी भी राज्य की सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे हालत में यहाँ पर एक अनुच्छेद है आपका, कौन सा? भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15 को।
भेदभाव का निषेध। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर, कितने सरल सरल प्रश्न आए बताइए, झालरा पाटन किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर झालरा पाटन झालावाड़। जिला है कौन सा? झालावाड़। और घंटियों का शहर कौन सा है? तो झालरा पाटन, जहां पर सूर्य मंदिर भी है, जिसे आप सहेलियों का मंदिर कहते हैं। झालरा पाटन झालावाड़, घंटियों का शहर झालरा पाटन झालावाड़। प्रश्न नंबर 21, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति यानी पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया। बताइए, सारे प्रश्नों की चर्चा की थी मैंने आपसे मॉडल पेपर में, बनी ठनी। आप बता दीजिए कौन सा प्रश्न बाहर आया है? भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने किसको कहा है? बनी ठनी को। और आपको बताया था इसका संबंध कहां से था? दिल्ली से। और ये सावन सिंह जी यानी किशनगढ़ के राजा सावन सिंह जी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर नागदास कर लिया था, की दासी थी। और बनी ठनी के सारे चित्र किसने बनाए थे? निहाल चंद मौर्य ने बनाए थे, जिसे ही आपके डॉक्टर एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है, बनी ठनी। 22, प्रश्न नंबर 22, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, बता दीजिए। क्या नहीं बताया मैंने आपको प्रश्न ये वाला? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। आपको ये भी बताया था कि इसको मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, राजस्थान के जब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कमला बेनीवाल को अब यह उप मंत्री अपने मंत्री परिषद में, राजस्थान मंत्री परिषद में बनने वाली पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। और इनको मोहनलाल सुखाड़िया ने अपनी मंत्री परिषद में उप मंत्री के रूप में स्वीकार किया था, उप मंत्री बनाया था इनको। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री। प्रश्न देख लीजिए, ऐसा का यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक जो बांसवाड़ा से थी। और दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ये सब पहली है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री, ये पहली महिला विधायक, ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री। और कमला बेनीवाल ये कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री, उप मंत्री के रूप में बनी। ये सब पहली है ना। ये प्रश्न आप ऐसा प्रश्न मिल जाएगा आपको अपने मॉडल पेपर में, देख लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? तो अभी ये मरु कोकिला है। कौन है? गौरी देवी। कौन है मरु कोकिला? गौरी देवी। और एक बेतुल बेगम है, बेतुल बेगम। एक तो गौरी देवी है और एक बेतुल बेगम। इन दोनों ने अभी के मांड गायन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। और अल्लाह जिलाबाई है, केसरिया बालम गाने वाली कौन है? अल्लाह जिलाबाई। और बोले कि किसने प्रसिद्धि दिलाई, तो काम किया है किसने? गौरी देवी। इनके साथ बेतुल बेगम भी थी। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त क्यों कह रहा है ये? क्योंकि रामपुरा की हवेली चित्तौड़ में भी है। रामपुरा की हवेली कहाँ है? चित्तौड़ में। तो सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो यहाँ पर चित्तौड़ है ही नहीं। सबसे उपयुक्त उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बीकानेर। रामपुरा की हवेली कहाँ स्थित है? तो यह है बीकानेर। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? आपने पढ़ा इसको डिटेल से। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। अब वो सबसे उपयुक्त क्या ढूंढना है इसमें? राणा प्रताप अकबर के समय थे, राणा राज सिंह, ये रहे राणा राज सिंह। और आपने देखा है राणा राज सिंह जो थे उन्होंने ही औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। दूसरी बात, राणा राज सिंह ने ही औरंगजेब के द्वारा जो मंदिर वगैरह तुड़वाए जा रहे थे, तो राणा राज सिंह जो थे, ये औरंगजेब तो तुड़वा रहा था और ये राणा राज सिंह मंदिर बनवा रहे थे। गिरिराज जी वृंदावन मथुरा से मूर्तियां मंगवाई थी, तो नाथद्वारा का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, काकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया था। ये कौन थे? आपके राणा राज सिंह। और याद करो, औरंगजेब की सगाई हो गई थी
किशनगढ़ की राजकुमारी, रूपनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ में पड़ता है कि राजकुमारी चारुमती से, तो उसका विरोध कर उनसे चारुमती से विवाह भी किसने कर लिया था? राणा राज सिंह ने। तो राणा प्रताप का समय भी नहीं, औरंगजेब नहीं है, मान सिंह का भी समय नहीं है, राणा सांगा का भी समय नहीं है। ऐसे याद नहीं तो ऐसे भी उत्तर निकल रहा है, और आपको मैंने डिटेल से पढ़ा है राणा राज सिंह। तो हमने जाना है कि औरंगजेब का भारत में, पूरे भारत में अगर विरोध करने वाला जो सम्राट हुआ था वो कौन हुआ था? तो राणा राज सिंह हुआ। प्रश्न नंबर 26, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली में नहीं थी? पगड़ियों की कौन सी शैली यहाँ पर नहीं थी? खंजर शाही थी, शिव शाही थी, पोमचा, अरे बाप रे, पोमचा तो ओढ़नी है महिलाओं को, मैंने बताया आपको पोमचा। बच्चे का जन्म होने पर प्रसूता के पीहर वाले उसके लिए पीले या लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी लाते हैं, जिसे हम पोमचा कहते हैं। जयपुर में बनता है पोमचा, पीले रंग का होता है, और पुत्री के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ाया जाता है। तो नहीं है, तो ये पोमचा तो ओढ़नी है। तो ऐसे हालत में ये तीनों तो हैं, लेकिन ये नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा पोमचा। प्रश्न नंबर 27, बांसवाड़ा डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश से तो बागड़ी बोली जाती है, ये रही बागड़ी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बागड़ी बोली है, बिल्कुल ठीक है। रुलाड़ी, जयपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाती, अलवर, भरतपुर में, मेवात प्रदेश में बोली जाती है। बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 28, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही यह भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। मूल कर्तव्य, ये सब क्या है? मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो क्या है ये? मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जुड़ाए थे। आज कितने हैं? तो 11 हैं, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था 2002 में। तो 11वां मूल कर्तव्य बना कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा देना उनके माता पिता का मूल कर्तव्य। ये सब कुछ क्या है? आपका मूल कर्तव्य। बताइए। बस ये 28 प्रश्न पहले 19 तारीख की जो प्रथम पारी की शिफ्ट थी उसमें आपके ये 28 प्रश्न निकले, हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से संबंधित। तो इनका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। बाकी में आने वाले जो दूसरे पेपर है उन सबका भी सॉल्यूशन आपको समाधान यहाँ पर डाल। धन्यवाद।